हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग सीटेट की क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सीटेट 2025 जिसका एग्ज़ाम जुलाई में हो जाता है। लगभग आप देखेंगे कि जुलाई और दिसंबर हमेशा ही ऐसे ही एग्ज़ाम होता रहा है सीटेट का। तो हम लोग उसी को टारगेट करते हुए आज से पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आज से हम लोग पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। और पॉलिटी में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, सिलेबस हमने कल डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा है उसका जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है विविधता, आज हम लोग उसको देखेंगे। सारे पॉइंट्स हमने एनसीईआरटी की किताबों से लिया हुआ है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 है, ठीक है। उसी में मतलब क्लास 6 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2, उन दोनों में ही विविधता और विविधता अनेकता में एकता, यही सारे पॉइंट समझाए गए, ठीक है। तो आज हम लोग विविधता वाला टॉपिक कवर करेंगे। अगले दिन जो सेकंड टॉपिक है उसको भी कवर कर लेंगे, उससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप 2020 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए जो इस चैप्टर से बना हुआ है। उसके बाद हम आपको 2024 जो मतलब जुलाई में एग्जाम हुआ था उसका भी एक क्वेश्चन दिखाएंगे। उस टाइप का मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, लेकिन वही वाला क्वेश्चन पूछा गया है दूसरे तरीके से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 2020 वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो जब हमने सीटेट का एग्जाम दिया था उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 2020 में क्या बोल रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है, ठीक है। यानी कि 2020 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है इस टॉपिक से कि कौन सी वो व्याख्या है जो विविधता यानी डाइवर्सिटी का उचित प्रतीक है। जो डाइवर्सिटी का उचित प्रतीक है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए। कह रहे हैं कि यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकार करता है, यानी कि लोगों की जो अपनी खुद की विशिष्टताएं हैं उसको एक्सेप्ट करता है। फिर कह रहे हैं यह लोगों के बीच असमानता को बढ़ावा देता है या असमानता को स्वीकार करता है। फिर कह रहे हैं यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है। और फोर्थ ऑप्शन है कि लोगों के बीच एक रूपता को बढ़ावा देता है। तो आप देखें कि जो विविधता है ना, इसके नाम में ही है विविध, ठीक है। यानी कि कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की चीज़ों की जो बात होगी उसी को हम लोग विविधता कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करता है, ठीक है। यानी कि जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होता है और उनकी जो भी मतलब की योग्यताएं हैं, जो भी उनकी अपने कल्चर्स हैं, ये सभी ना विविध होते हैं। और जो विविधता है यानी कि जो डाइवर्सिटी है वो लोगों की इन्हीं विविधताओं को ही एक्सेप्टेबल बनाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकार करता है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, सीटेट 2020 में। अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो प्रीवियस IQ बताना इस वजह से जरूरी था ताकि आपको ये पता रहे कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। हम PYQ जब डिस्कस करेंगे तब आपको सारे के सारे पॉइंट समझ आएंगे कि हाँ सच में कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। देखिए जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट कहाँ से होगी, तो ये देखिए जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसमें स्टार्टिंग में यही लिखा हुआ है कि अपनी कक्षा में आप चारों तरफ नजर दौड़ाइए। तो जाहिर सी बात है कि अब आप लोग अपनी कक्षा में नहीं होंगे, अपने घर से बाहर निकलिए। अगर शहर में है तो गांव में है तो गांव के आसपास तो लगभग चीजें लोग एक जैसे रहते हैं। हाँ, उनका पहनावा वेशभूषा थोड़ा सा अंतर हो जाता है, मतलब वो भी कलर अलग रहता है। बाकी तो जब गाँव में आप देखेंगे ना कि एक समूह में यानी एक टोले में एक ही जैसे लोग रहते हैं, तो बस कलर अकेले चेंज रहेगा, बाकी सारी चीजें कपड़े वगैरह के जो पहनावा वगैरह है एक ही जैसा रहेगा, ठीक है। लेकिन अब ये क्लास 6 की बात है तो उस क्लास के हिसाब से बताया गया है कि आप अपनी कक्षा में चारों तरफ नजर दौड़ाओ तो आपको पता चलेगा क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो। मतलब क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो सेम टू सेम आपके जैसा हो, मुश्किल है ना। फिर कह रहे हैं कि इस पार्ट में यानी कि जो हमारा विविधता यानी डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, इसमें आप लोग देखेंगे कि लोग एक दूसरों से कई मामलों में भिन्न होते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का एकदम कॉपी नहीं होता, किसी ना किसी मामले में या कई मामलों में लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो यही इस चैप्टर, यही विविधता का मतलब भी है एग्जैक्टली। आगे कह रहे हैं कि वे ना केवल अलग दिखते हैं, यानी कि फेस फिगर तो बात की बात है, मतलब फेस फिगर से तो अलग रहेंगे ही, उसके अलावा
वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। तो अगर आप शहर में हैं तो अपने घर से बाहर निकलिए, आपके पड़ोस में ही देखिए, ठीक है, आपको मतलब लोग मिल जाएंगे कि कल कैसे लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। अब उनका जो धर्म है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो खान पान है, कोई मांस मछली खा रहा है, कोई भाई साग भात खा रहा है, कोई मक्के की रोटी सरसों का साग खा रहा है, कोई लस्सी पी के चल रहा है। तो आप देखेंगे कि उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी जो लैंग्वेज है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अवधी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है। और साथ में त्योहार, जैसे कोई होली मना रहा है तो कोई जो है दुर्गा पूजा मना रहा है, या फिर कोई मतलब ईद मना रहा है, रमजान का महीना इस समय चल भी रहा है। तो आप देखेंगे कि लोग अपने त्योहार में, अपने धर्म में, अपने रहन सहन में, खान पीन में, साथ में अपने पहनावे में, उनकी बोली, उनकी भाषा में आपको भिन्न भिन्न रूप से मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग कल्चर है, अपना अलग पहनावा है, अपनी अलग बोली भाषा है और अपना अलग खान पीन है। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाने का काम करती हैं। अब आप सोचें, अगर आपके आसपास हर कोई आप ही के जैसा रहेगा तो ज़िंदगी कितनी बोरिंग रहेगी ना। मतलब सब कुछ एक ही जैसा है, कुछ कहीं बदलता ही नहीं। तो आप जब बाहर जाते हैं तो मतलब अक्सर होता है कि एक ही जगह पे रह के बोर हो गए हैं। कहीं बाहर जाएंगे तो तरह तरह की चीज़ें देखने की मिलेंगी और उससे ना मन जो है वो खुश हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जब ये इस तरह की भिन्नताएं हमारे जीवन के आसपास हमको दिखती हैं तो फिर वो हमें रोचक और समृद्ध बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपको ये समझ आ रहा है कि विविधता एग्जैक्टली होती क्या है। तो विविधता कुछ और नहीं है भैया, बस यही है कि हमारे चारों ओर, हमारे आसपास आप देखेंगे कि तरह तरह के लोग रहते हैं जो अपनी बोली भाषा में, अपने रहन सहन में, अपने खान पीन में, अपने पहनावे में, सब में अलग अलग विशिष्टता रखते हैं। यानी कि हर कोई अपनी अलग अलग विशिष्टता रखता है, अपनी अलग अलग भिन्नता रखता है। यही डाइवर्सिटी कहलाता है। फिर देखिए कह रहे हैं कि इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। तो जाहिर सी बात है, आप देखिए हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से हैं, तो हम लोगों का कल्चर अलग है, हम लोगों की लैंग्वेज अलग है, हम लोगों का खान पीन अलग है। जो साउथ इंडिया वाले हैं उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी लैंग्वेज है, उनका अपना रहन सहन है। अभी हम लोग दो जो है राज्यों की तुलना भी करेंगे अपने इसी चैप्टर में। एक तो नॉर्थ इंडिया में, यानी कि एकदम नॉर्थ में जहाँ पे आपको लद्दाख देखने को मिलेगा, एकदम नॉर्थ वाला रीजन है, और उधर हम साउथ में देख लेंगे केरला वाला रीजन, ठीक है। तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग एक ही देश में रह करके भौगोलिक रूप से भिन्न हैं और वो भौगोलिक भिन्नता हमारे कई सारे मामलों में हमें एक दूसरे से भिन्न बनाती है। आगे कह रहे हैं कि विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बन गया, क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं। यही सारे पॉइंट्स आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम एमसीक्यू के फॉर्म में ये सारा चैप्टर कवर करेंगे। पहले एक बार एमसीक्यू फॉर्म में हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग जब टाइम बचा रहेगा तो हम लोग चैप्टर खुद से इसी मतलब कराएंगे। वरना आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि पीडीएफ आपको क्लास 6 की जैसे जैसे हम एनसीईआरटी कवर करते जाएंगे, हम एमसीक्यू कराएंगे, आप लोग उस पीडीएफ को एक बार खुद से रीड कर लें। यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक है, इससे आपको ना पूरी बुक ही पढ़ी हुई लगेगी और आपको फिर कोई भी समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि हम कितना भी करा लें, अगर आप लोग खुद से नहीं करेंगे तो एग्जाम नहीं क्लियर होगा। चलिए क्या कह रहे हैं कि भैया पहला क्वेश्चन आप देखो कि विविधता की समझ पाठ में किस बात पर जोर दिया गया है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। केवल अपनी संस्कृति को महत्व देना। अगर आप केवल अपनी ही संस्कृति को महत्व दे रहे हैं तो आप तो विविधता का गलत घोट देंगे। फिर कह रहे हैं कि दूसरों की संस्कृति को समझना और सम्मान करना, एकदम पॉजिटिव पॉइंट ये लग रहा है। फिर कह रहे हैं सभी संस्कृतियों को एक समान मानना। तो अगर आप सबको एक ही नज़र से देखेंगे तब भी तो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। कह रहे हैं केवल अपनी परंपराओं का पालन करना, तो फिर ये तो और ही गलत बात है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि दूसरों की मतलब जो दूसरों का कल्चर है, दूसरों की जो संस्कृति है उसे समझें और उसको सम्मान भी दें, ठीक है। यही है विविधता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विविधता का पहलू नहीं है, ठीक है। हमें जो नहीं है या फिर है, इन शब्दों पे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि कौन सा विविधता का पहलू नहीं है। ऑप्शंस देखिए। कह रहे हैं खान पान की आदतें, तो ये तो आ जाती हैं। दोस्ती करने की इच्छा,
अच्छा, क्या ये विविधता में आएगा? फिर कह रहे हैं धार्मिक मान्यताएं, तो ये बात भी आ जाएगी और पहनावा भी आ जाएगा। अब देखिए कि जो दोस्ती करने की इच्छा है ना, वो विविधता के पहलू में नहीं आता है, जबकि खान पान की आदतें, हर व्यक्ति की खान पान की आदतें अलग है। जैसे मेरी खान पान की आदतें अलग है, मुझे चाय कॉफी पसंद है, मुझे ब्लैक कॉफी ज्यादा पसंद है। कोई व्यक्ति होगा जिसको दूध वाली कॉफी ज्यादा पसंद है। मेरे घर में अन्य लोगों को चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पसंद है, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं खाते पीते हैं, मेरे पापा को दूध पसंद है, मैं दूध कभी नहीं टच ही नहीं करना चाहती। तो इसी तरह से मैं शाकाहारी हूँ, मेरे बगल में लोग मांस मदिरा का भी मतलब सेवन करते हैं। तो आप देखिए कि खाने पीने की जो आदतें हैं ना, वो कितनी भिन्न है। मतलब एक ही घर में लोगों की खाने पीने की आदतें अलग अलग हैं। तो आस पड़ोस गांव देश, मतलब देश में तो बहुत सारे लोगों की आदतें अलग अलग आपको मिल ही जाएंगी। तो जब ये सारी आदतें भिन्न भिन्न आपको दिख रही ना, तो ये विविधता का ही एक पहलू है, यानी ये डाइवर्सिटी को ही मतलब दर्शा रहा है। फिर दोस्ती करने की इच्छा इसमें आती नहीं। धार्मिक मान्यताएं, तो अब कोई भगवान शंकर जी को मान रहा है, कोई भगवान हनुमान जी को मान रहा है, कोई शीतला देवी को मान रहा है, कोई दुर्गा मैया को मान रहा है। अब हम ही लोगों को देखिए, हम भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, पापा हमारे हनुमान जी की पूजा करते हैं, मम्मी हमारे काली मैया की पूजा करती है। तो एक ही घर में आप देखिए कि 3 लोग हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। वैसे ही हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम लोग हिंदू हैं, हमारे यहाँ मुसलमान बस्ती बहुत अधिक है। तो जहाँ हम लोग पूजा पाठ दिया बत्ती ये सब कर रहे हैं, अपने मंदिर में जा रहे हैं, वहीं वो लोग 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, अजान हो रहा है, वो लोग अपने मस्जिद में जा रहे हैं। तो आप देखें कि पूजा पाठ करने की भी जो मतलब प्रवृत्ति है वो भी अलग अलग है, अपनी धार्मिक मान्यताएं भी अलग है। जहाँ हम लोग बहुदेववादी हैं, वहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले तो एक देव, मतलब कि एक ही देव की जो उनके भगवान है, केवल उन्हीं को जानते हैं, केवल अल्लाह को जानते हैं। तो ये सारी चीजें भी अलग अलग आपको देखने को मिलेंगी। और पहनावा, कोई जींस टॉप पहन रहा है तो कोई स्कर्ट पहन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है तो कोई सूट पहन रहा है, कोई कुर्ता पहन रहा है, कोई धोती कुर्ता पहन रहा है, कोई लुंगी कुर्ता पहन रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको जो अलग अलग दिख रही हैं, अलग अलग लोगों की जो रुचियां हैं, ये क्या दर्शाती हैं? ये विविधता को दर्शाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स, आई होप आपको विविधता क्या है ये इतनी देर में समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आप बताओ कि गरीबी और अमीरी को निम्न में से किस रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, यानी कि अभी हमने देखा कि विविधता क्या है, लोग अपने कल्चर में अलग अलग हैं, लोग अपने बोली भाषा में अलग हैं, अपने पहनावे में अलग है। तो ये सारी चीजें तो डाइवर्सिटी को दर्शा रही हैं। लेकिन अगर आपको दिखे, आप देखेंगे गाँव शहर जहाँ भी आप रह रहे होंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास 4 व्हीलर है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास चलने के लिए साइकिल भी नहीं है। तो ये जो अमीरी और गरीबी दर्शा रही है, अमीरी और गरीबी का जो अंतराल है, क्या ये भी विविधता को दर्शाता है या फिर ये कोई और पॉइंट है? तो वही आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखिए, विविधता का एक रूप है, दूसरा कह रहे हैं गैर बराबरी का रूप है, तीसरा कह रहे हैं सामाजिक असमानता का रूप है, और चौथा है बा और शाह दोनों। तो ये भैया विविधता का रूप नहीं है। ठीक है, यानी कि जो अमीरी गरीबी है ये आपको विविधता का रूप में नहीं आएगा, ये गैर बराबरी और सामाजिक असमानता का एक रूप है। ठीक है, यानी कि ये समाज के द्वारा इस तरह की जो असमानताएं हैं वो लाई गई हैं, ये सामाजिक असमानता है। और मतलब गैर बराबरी है, किसी के पास ज्यादा संसाधन है, किसी के पास सीमित संसाधन है, किसी के पास इतना पैसा है कि वो करोड़ों दान कर सकता है, और किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो अपना ढंग से पेट पाल सके, अपने बच्चों को ढंग से एजुकेशन दे सके। और इसी गैर बराबरी और सामाजिक असमानता का रूप ही जो जाति व्यवस्था है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जो जाति व्यवस्था हमारे यहाँ व्याप्त है, ये गैर बराबरी और सामाजिक असमानता का एक रूप है। कभी भी इसको आप विविधता में काउंट मत करिएगा। ठीक है, तो जो जाति व्यवस्था है, अमीरी गरीबी है, ये गैर बराबरी का हिस्सा है, विविधता का रूप बिल्कुल भी नहीं है। चलिए कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ था, मैंने उसी को यहाँ पे लगाया हुआ है टाइप करके। कह रहे हैं कि आपने संभवतः अपने इलाके में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनकी भोजन, घर और कपड़े की जरूरतें भी ढंग से पूरी नहीं होती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पढ़ा, यानी कि जिसके बारे में हमने विविधता में पढ़ा उससे यह फर्क अलग है। कह रहे हैं कि यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि यह गैर बराबरी का रूप है।
गैर बराबरी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ बता रहे हैं कि गैर बराबरी, कलर थोड़ा चेंज कर दूं, दिख नहीं रहा, कह रहे हैं कि गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन और ना ही पैसे जैसे संसाधन। ठीक है, जो लोगों मतलब अन्य लोगों के पास है, यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ना तो अपॉर्चुनिटी है, ना उनके पास जमीन जायदाद है, ना उनके पास पैसे हैं और ना ही कुछ संसाधन है जिससे उनका ढंग से जीवन यापन हो सके। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, वो गैर बराबरी का एक रूप है। कह रहे हैं कि इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी कि गैर बराबरी का एग्जाम्पल है। आगे देखें, कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया और इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। आप देखेंगे जो ऋग वैदिक पीरियड था उसमें ये व्यवस्था आई थी कि लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं उसी तरह से उनको मान लिया जाता था, लेकिन वो लोग स्वतंत्र थे, कोई किसी भी जगह पे पैदा हुआ वो अलग तरह का रोजगार अपना करके वहाँ पे शामिल हो सकता। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ लेकिन वो चाहता है कि मैं कुम्हार का काम करूँगा, मुझे चाक पे जो है कुल्हड़ बनाना है, तो वो जा करके चाक पे कुल्हड़ बना करके अपना फिर उधर वाला जो काम है वो स्टार्ट कर सकता था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें ये सारी समस्याएं बहुत जटिल हो गई और इस तरह से हो गई कि जो व्यक्ति जिस परिवार में या जिस जो है जाति में पैदा हुआ, जिस समूह में पैदा हुआ, फिर उसको वहीं का बन के हो के रह जाना है, वो फिर उसको चेंज नहीं कर सकता। अर्थात अगर कोई कुम्हार के घर में पैदा हुआ है तो उसको कुम्हार बन के ही रहना है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कल को छत्री हो जाएगा। अब जैसा आज भी आप देखें, जो जिस जाति में पैदा हो जाता है वो उसी जाति का बन करके रह जाता है। बाद में वो सारी बातें अलग हैं कि लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन बहुत शांति से कोई खुशी खुशी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करवाना चाहता। हर व्यक्ति अपने धर्म को लेकर के एकदम रिजिड बना हुआ है, नहीं इसी धर्म को मानेंगे, यही मतलब परफेक्ट है, सबसे बेस्ट यही है। तो आगे कह रहे हैं कि लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये उत्तर वैदिक काल से ये व्यवस्था लागू हुई। ऋग वैदिक काल में तो वो बदला जा सकता था। ठीक है, तो चलिए ये हमने देखा। एक क्वेश्चन और आगे, मतलब इससे आपको समझ आया ना कि गैर बराबरी और विविधता दोनों अलग अलग पहलू हैं, दोनों को मिक्स मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। कह रहे हैं कि आप बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शंस क्या है, एक सजातीय देश, सजातीय मतलब हर व्यक्ति एक ही जाति का हो, सजातीय। कह रहे हैं कि एक विविधताओं वाला देश, दूसरा है तीसरा है कह रहे हैं एक एकात्मक देश और चौथा है एक रूप देश। ठीक है, यानी कि एक रूप देश। तो भैया इतनी देर से जो चिल्ला चिल्ला के विविधता पढ़ा रहे हैं वो किस लिए बता रहे हैं, इसी वजह से कि हमारा जो भारत देश है वो एक विविधताओं वाला देश है। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के कल्चर मानने वाले, अलग अलग तरह के धर्म को मानने वाले, अलग तरह की बोली बोलने वाले, अलग तरह का खान पीन मतलब करने वाले लोग मिल जाएंगे। जैसे नॉर्थ इंडिया में लोग दाल भात खा रहे हैं, यानी कि हम बिहार में लोग चोखा खा रहे हैं, जबकि आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे, तमिलनाडु में इडली खाया जा रहा है। वहीं आप गुजरात साइड चले जाएं तो वहाँ खमन ढोकला खाया जा रहा है। तो ये देखिए खान पान से लोग अलग अलग हैं। ठीक है, यानी कि खान पान के हिसाब से लोग अपना अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ लोग राम राम बोल देते हैं, जब उन्हें मतलब किसी को देखना है तो वो अभिवादन के रूप में कोई व्यक्ति आया अपने से बड़ा है तो या तो उसके पैर छू लेंगे या फिर राम राम बोल देंगे, नमस्ते बोल देंगे, प्रणाम बोल देंगे। वहीं आप देखेंगे जो पंजाबी लोग हैं वो सत श्री अकाल बोलते हैं। मुझे ना दक्षिण भारत में लोग क्या बोलते हैं ये थोड़ा नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता हो तो आप बता सकते हैं। वहीं आप देखें हम लोग जाति या धर्म को लेकर के भी अलग अलग हैं। जैसे आप देखें कि मुस्लिम हमारे यहाँ, जैसे हमने बताया कि मुसलमान काफ़ी सारे हैं, तो वो लोग क्या काम करते हैं, वो लोग सलाम कर देते हैं, उनका जो अभिवादन करने का तरीका अलग है। हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पैर छू लेते हैं, जबकि मुसलमान लोग पैर नहीं छूते हैं। वहीं आप देखेंगे कि कुछ जनजातियाँ हैं जो अलग तरह से अभिवादन करती हैं। जैसे झारखंड में आप देखेंगे ना, झारखंड का एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो झारखंड में ना जुहार बोला जाता है। अब वैसे हमारे यहाँ भी हम देखे हैं लोग कहते हैं राम जुहार कई ले रहे रास्ता में भैया और मिल गए हैं तो राम जुहार हो गए, लेकिन आप झारखंड में देखेंगे झारखंड में स्पेशली जुहार बोला जाता है। ठीक है, ये हो सकता है कल को आपसे पूछ लें कि मतलब कि ये जो जुहार है ये क्या है, तो आप याद रखिएगा कि झारखंड में अभिवादन का एक तरीका है। अब जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में लोग साड़ी पहनते हैं, मतलब जो महिलाएं हैं ना वो साड़ी पहनती हैं। मणिपुर में जो महिलाएं हैं वो फनेक पहनती हैं, ये वाला याद रखिएगा। मणिपुर में जो महिलाएं हैं वो फनेक
एक वस्त्र है उसको पहनती हैं, क्या? फनैक। ठीक। राजस्थान में आप चले जाएं, घाघरा चोली लोग पहनते हैं। पंजाब में आप चले जाएं, लोग जो है वो सूट पहनते हैं। दक्षिण भारत में तो हमने सिर्फ साड़ी पहनते हुए देखा है। हाँ, साड़ी पहनने का तरीका अलग है। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत देश में ही अलग अलग तरह से लोग धर्म को मान रहे हैं, अलग अलग तरह का लोग पहनावा पहन रहे हैं, अलग अलग तरह का भोजन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या बता रही? ये सारी चीजें यही बता रही हैं कि भारत देश एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और ये लद्दाख के बारे में यहाँ बातचीत की जा रही है। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में कहा था ना कि हम लोग 2 स्टेट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे हमारे यहाँ भारत देश में इतनी विविधता है। ठीक है, पहला जो मतलब राज्य है वो लद्दाख के बारे में है। कह रहे हैं कि लद्दाख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करना है। ऑप्शन देखें, कह रहे हैं कि लद्दाख में बहुत कम मतलब खेती संभव है। तो जाहिर सी बात है, लद्दाख एक पहाड़ी रीजन है, तो वहाँ पे ये खेती थोड़ा संभव नहीं होगा। जो खेती होती है ना वो मैदानी इलाकों में ज्यादा होती है। नेक्स्ट विकल्प क्या है कि लद्दाख में पश्मीना ऊन मिलता है। तो हाँ, वहाँ पे एक मतलब कि चांगथांगी समुदाय के द्वारा एक बकरी पाली जाती है, पहाड़ी बकरी है पश्मीना बकरी। उसके बालों से पश्मीना ऊन निकलता है और उससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। तीसरा कह रहे हैं लद्दाख में बौद्ध धर्म तिब्बत से आया था। तो ये बात भी सही है, लद्दाख में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो तिब्बत से ही हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि लद्दाख में केवल हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। अभी देखिए, अगर केवल हिंदू धर्म के लोग रह रहे होते तो ये बौद्ध कहाँ से आ गए यहाँ पे। और साथ में आप देखेंगे कि वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफी मतलब मात्रा में रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, ये रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। चलिए कुछ लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए, लद्दाख का रीजन यहाँ पे दिखाया गया, मैप में नहीं दिखाया गया। मैप में आप जा करके भारत देश का मैप लीजिए, सबसे नॉर्थ में आपको लद्दाख देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में उसकी स्थिति एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए। चलिए अब हम लोग लद्दाख के बारे में थोड़े बहुत जो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो ये जो चित्र है वो देखिए क्या दिखाया गया। तो लद्दाख का ही चित्र है, ऊंचे पहाड़ों वाला एक रेगिस्तानी इलाका दिखाया गया है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए काम के हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हैं कि वहां पे एनी टाइम, ज्यादातर टाइम तो आपको बर्फ से ढका हुआ ही क्षेत्र मिलेगा, यानी कि बर्फ जम जाती है, काफी ठंडा इलाका है। तो दिक्कत होती है ना, ठंडे इलाके में जहाँ पे बर्फ ही बर्फ रहेगा वहां पे खेती बाड़ी कैसे संभव है। तो मुश्किल वाला काम, बहुत मुश्किल है। आगे आपसे बता रहे हैं कि यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उसे पश्मीना बकरी भी कहते हैं दरअसल, और उन्हीं से पश्मीना ऊन मिलता है। और ये देखें कि यह ऊन काफी कीमती होता है और इससे ना क्या मतलब कि बनाया जाता है, तो पश्मीना शॉल बनाई जाती है। और ये शॉल काफी महंगी होती है। मैंने फ्लिपकार्ट पे इसको खोजा था, तो वैसे तो मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने जब मतलब गूगल किया, गूगल से खोजा, तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख इस तरह की शॉल दिखा रहे थे पश्मीना। और साथ में इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी भी होती है। आप किसी एक व्यक्ति को 6 स्वेटर पहना दें, नॉर्मल स्वेटर, और एक व्यक्ति को पश्मीना शॉल उड़ा दे, तो पश्मीना शॉल में ज़्यादा गर्मी रहेगी और जो है 6 स्वेटर उतनी मतलब गर्माहट नहीं दे सकता। तो मतलब है, क्वालिटी है, इसी वजह से उसका रेट भी ढंग का है। आगे कह रहे हैं लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। और जो ये पश्मीना शॉल है ना, पश्मीना के बारे में हमारी जो 5th क्लास की NCERT EVS है उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है, डिटेल में बताया गया है कितना टाइम लगता है इसको बनाने में, एक शॉल को कितने आदमी लग जाते हैं, कैसे कैसे पूरा फुल प्रोसेस है। और मतलब कि सीटेट ने EVS में इसको पूछा भी है इस टाइप का क्वेश्चन, तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं। कह रहे हैं कि मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना जो शॉलें हैं वो बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग यानी कि जो कश्मीर और लद्दाख के लोग हैं, ये दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज यानी कि वही जो पनीर होता है ना, उसी पनीर से छेना बनता है, और
मांस वगैरह भी खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक जरूर होते हैं। अर्थात पशुपालक जो यहाँ का जो समाज है ना, वो पशुपालक के रूप में आपको मिल जाएगा। अब खेती बाड़ी कर नहीं सकते तो जाहिर सी बात है कि पशुओं को ही पालेंगे, पशुओं को चरा करके अपना जीवन यापन करेंगे। और पहाड़ी क्षेत्रों में लोग इसी तरह से अपना जीवन यापन करते भी हैं। कह रहे हैं रेगिस्तान होने का मतलब ऐसा नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियां हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले इस इलाके में पहुंचते थे। ठीक है, यानी कि जो लद्दाख की घाटियां हैं उनसे लोग निकल करके मध्य एशिया में व्यापार करने के लिए जाया करते थे, और मध्य एशिया से भी लोग हमारे यहाँ आया करते थे। कह रहे हैं कि जिसे आज तिब्बत कहते हैं, ये काफिले अपने साथ मसाला, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर के चलते थे। आगे आपसे बता रहे हैं कि लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। ठीक है, तो जो लद्दाख है ना, इसी रास्ते से बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत में प्रवेश किया। आगे कह रहे हैं लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, किसे छोटा तिब्बत कहते हैं, तो लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। कह रहे हैं करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, यानी कि आज से 400 साल पहले यहाँ पे इस्लाम धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ, और यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। तो जो फोर्थ ऑप्शन था ना कि केवल हिंदू रहते हैं, वो यहीं से रॉन्ग हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में आपको मुसलमान देखने को मिल जाएंगे। कह रहे हैं कि लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध एक मौखिक संग्रह, अर्थात लिखा हुआ नहीं है, लोग मौखिक तरीके से उसको संग्रहित करके रखे हुए हैं। कह रहे हैं कि तिब्बत का एक ग्रंथ है केशर सागा, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तिब्बत का एक ग्रंथ है केशर सागा, जो कि लद्दाख में काफी ज्यादा प्रचलित है, और इसके स्थानीय रूप को मुसलमान तथा बौद्ध दोनों ही लोग गाया करते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। जैसे हमारे यहाँ रामायण और महाभारत पे नाटक खेला जाता था, रामलीला होती थी ना, तो उसी तरह से नाटक खेला जाता है केशर सागा पे। ये देखिए पश्मीना शॉल को बुनती हुई दो औरतों को दिखाया गया है। ठीक है, आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये लद्दाख के बारे में हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आपसे केरल राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि केरल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प क्या है? पहला मतलब कथन क्या है कि केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। दूसरा कह रहे हैं केरल एक तरफ समुद्र से और दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरा है। तीसरा कह रहे हैं केरल में विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, जैसे काली मिर्च, लौंग तथा इलायची। और चौथा है केरल में मछली पकड़ने के लिए चीनी जालों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें चीना वला कहा जाता है। ऑप्शंस क्या है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3, या फिर सभी के सभी। तो भैया सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो इसका सही हो जाएगा। जो भी केरल के बारे में यहाँ बताया गया है, सबके सब स्टेटमेंट सही। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है कि केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है, तो आप भारत देश का मैप उठा करके देखिए, ये गुजरात वाला रीजन है। जब आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे करके केरल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो केरल वाला रीजन है, ये आपको भारत के 4 दिशाओं में जब आप इसको बांटेंगे तो ये आपको भारत देश के दक्षिण पश्चिम वाले रीजन में मिल जाएगा। तो ये वाला एकदम सही है। ठीक है, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि केरल के एक तरफ समुद्र है, तो हाँ आप देखेंगे कि ये जो रीजन है केरल वाला, इधर आपको इस साइड अरेबियन सी मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा? अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। इधर आपको बे ऑफ बंगाल मिल जाएगा, हालांकि यहाँ पे तमिलनाडु वाला रीजन है। तो आप देखें कि ये जो केरल है, इसके पश्चिम साइड में क्या मिल रहा है? अरेबियन सी। तो ये ठीक कह रहे हैं ना कि केरल के एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा है। तो इधर आपको अन्नामलाई की पहाड़ियां, जिसे अनाईमुड़ी भी कहते हैं, इस तरह से आपको कई सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियां मिल जाएंगी। तो ये पॉइंट एकदम सही है। कह रहे हैं केरल में विभिन्न प्रकार के मसाले उगाए जाते हैं, तो एकदम सही बात है। मसालों का मतलब कि मसालों को ये क्या बोलते हैं, इसको मसालों का कुछ बोला जाता है, मसालों का गढ़ या कुछ बोलते हैं, इस टाइप से एक टैग भी मिला हुआ है, उसका उपनाम है मसालों का राजा नहीं कहते, कुछ बोलते हैं। अगर आपको याद आए तो बता सकते हैं मुझे। एक बार ये SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि मसालों का क्या कहा जाता है केरल को, लेकिन याद रखिए कि केरल में बहुत तरह तरह के मसाले उगाए जाते हैं, और इन्हीं मसालों के लिए ही तो मतलब विदेशों से लोग हमारे यहाँ आए। आप देखेंगे कि 1498 में जो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आते हैं, वो केरल में ही तो आए थे। केरल के कालीकट जो मतलब बंदरगाह था वहाँ पे, और वहाँ से वो इलायची लेकर के गए थे और फिर 60 गुना अधिक मुनाफे पे उसको बेचे थे। तभी तो तांता लग गया था विदेशियों का हमारे यहाँ। तो आप देखें कि
केरल जो है ना वो मसालों का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे आपको तरह तरह के मसाले, जिसमें आपको काली मिर्च, लौंग और इलायची वगैरह मिल जाएंगे। साथ में जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसके भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। केरल में कोकोनट का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। और केरल में जब चीन से लोग आए तो उन लोगों ने अपने साथ चीनी वाला जो उनका मछली पकड़ने का जाल होता है ना, जिसको चीनी वाला कहा जाता है, उसको लेकर के आए। तो आप देखेंगे कि जब आप कहीं से कहीं पर जाएंगे, अर्थात अगर आप भारत देश के हैं और आप सपोज दैट चीन में क्यों जाएंगे, चीन में कौन जाना चाहता है, लेकिन भारत देश से लोग ना कुवैत और सऊदी अरब इस तरह की जो जगह है वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत प्रेफर करते हैं। तो जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, कमाने के लिए जाएं या हमेशा बसने के लिए जाएं, तो वहाँ का जो कल्चर है ना उसको थोड़ी मात्रा में या अधिक मात्रा में या पूरी तरह जरूर है कि अपना लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ भारत देश में जब बाहर से लोग आए तो हम लोगों ने उनसे कितना कुछ अपना लिया। आप देखें, हम लोग पहले साड़ी पहना करते थे, महिलाएं हमारे यहाँ साड़ी पहनती थी। जब मुसलमान लोग आए तो वो लोग अपना सूट सलवार लेकर के आए। आज आप देखें कि सूट सलवार को बड़ा पवित्र माना जाता है, जबकि साड़ी, बस अब शादी से पहले लोग साड़ी पहनते हैं तो थोड़ा और फील करते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने उनसे अपनाया। ठीक है, साथ में अब देखें कि जो पुरुष थे पहले धोती कुर्ता पहना करते थे, आज पुरुष जीन्स पहन रहे हैं। और साथ में अब धोती कुर्ता कोई पहनना नहीं चाहता, वो तो पुरानिया हो गया, मतलब उसको गंवार टाइप का लोग मानते हैं। धोती कुर्ता कोई नहीं पहनता, बल्कि जीन्स टॉप पहन लेंगे, कोट पहन लेंगे, सूट बूट में कहीं शादी वगैरह है तो सूट बूट पहन के जाएंगे। और जो कुर्ता पजामा है वो मुसलमानों का लाया हुआ है। तो आप देखें कि जब आपके यहाँ कोई आए या आप खुद कहीं से जाएं तो वहाँ का जो कल्चर है उसको आप कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कह रहे हैं कि जब केरल में चाइना से लोग आए तो वो अपना चीनी वाला साथ में लेकर के आए थे। तो आज भी केरल में वो जो चीन वाला है ना मछली पकड़ने का जाल, उसको लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आप इसका देख लीजिए, 4 वाला ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें, इससे पहले हम लोग केरल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कोकोनट दिखाया गया है और यहाँ देखिए ये है मछली पकड़ने का चीनी जाल। देखिए कितना वीआईपी लग रहा है ना। मुझे तो लग रहा था पहली नज़र में कि शायद ये पुल वगैरह है, फिर मैंने ध्यान से देखा तब मुझे समझ आया भैया पुल नहीं है, चीनी जाल है, अर्थात जिससे मछली पकड़ा जाता है। गांव में तो लोग फसला लगा के पकड़ लेते हैं, वैसे ही हल्का फुल्का जब मतलब खाने पीने का हो, अब ज़्यादा नहीं, बेचने के लिए नहीं, खाने पीने के लिए फसला लगा के पकड़ लेते हैं। तो वो भी एक जाल का ही तरीका है, लेकिन ये देखिए एक मतलब चीन का जाल है। चलिए अब हम लोग केरल के बारे में देखने वाले हैं। तो हमने बता दिया कि भारत का जो दक्षिण पश्चिम कोना है वहाँ पे बसा हुआ यह एक राज्य है। कह रहे हैं कि यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। तो मैंने बता दिया ना कैसे समुद्र और पहाड़ियों से घिरा है। और इन्हीं पहाड़ियों पे आपको विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ये उगाए जाते हैं। और इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए एकदम मतलब आकर्षक स्थल बना हुआ था। कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे अरबी और यहूदी व्यापारी आए। तो ध्यान से देख लीजिए क्योंकि हमने क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन इससे बनाया हुआ है। कह रहे हैं कि सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग आज से 2000 साल पहले यहाँ आए थे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान से याद रखने हैं। फिर कह रहे हैं भारत में ईसाई धर्म लाने का जो श्रेय है ना वो इन्हीं थॉमस को ही जाता है। फिर कह रहे हैं अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर के बस गए। इब्न बतूता जो मोरक्को से आए थे उनके बारे में कह रहे हैं कि इब्न, और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था कि इब्न बतूता कहाँ से आए थे। मैं आपको बता रही हूँ इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। ठीक है, तो इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले, यानी कि आज से 700 साल पहले इब्न बतूता जो मोरक्को से आए हुए थे, कह रहे हैं कि वो यहाँ आए और उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत है। ठीक है, तो जो केरल वाला रीजन है उसके बारे में जो इब्न बतूता हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पे मुसलमान जो समुदाय है उनकी काफ़ी इज्जत है। आगे कह रहे हैं वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का जो समुद्री रास्ता है वो जाना। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि भारत देश की खोज पुर्तगालियों ने की थी, जबकि ये सरासर रॉन्ग स्टेटमेंट है। भारत देश की खोज उन्होंने नहीं की थी। यूरोप से भारत तक आने का जो रास्ता है समुद्र मार्ग से उसको खोजा गया था पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं।
आगे कह रहे हैं कि इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। यानी कि यहाँ पे आपको इतनी विविधता देखने को मिल रही है, यहूदी भी हैं, इस्लाम भी हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं और बौद्ध धर्म हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, कल्चर भी अलग है, धर्म भी अलग है, खान पीन भी अलग है, पहनावा भी अलग है, लेकिन रह कहाँ रहे हैं, एक राज्य में और एक देश में। यानी कि भारत देश के भीतर एक राज्य में, केरल में ये लोग रह रहे हैं। ये एक विविधता का क्या है, स्वरूप है, विविधता का ये प्रतीक है। कह रहे हैं कि चीन के व्यापारी भी केरल आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मोरक्को यात्री ही आए, अरब से ही लोग आए या फिर पुर्तगाल से ही आए, नहीं, चीन से भी लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए उनके द्वारा जो जाल है उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। और वे जो चीनी जाल हैं वो हूबहू मिलते हैं किनसे, चीना वाला से। ठीक है, तो जो चीन के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला जाल है वो कौन सा है, वो है चीना वाला। उसी तरह का जाल ये लोग यानी कि केरल में लोग इस्तेमाल करने लगे। कह रहे हैं कि तलने के लिए, यानी कि जो मछली है ना उसको तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चीना चट्टी कहते हैं। और इसमें जो चीन शब्द है इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी, केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु। ये पॉइंट बड़ा याद है, उत्तर प्रदेश पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इस तरह से नहीं, थोड़ा घुमा के पूछते हैं। तो केरल की जो उपजाऊ जमीन है और जलवायु है ना, ये चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो वैसे भी गर्म जलवायु में आपको चावल की खेती ठीक से देखने को मिल जाती है। तो केरल की जलवायु गर्म भी है, साथ में बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है। मॉनसून का जो पहला बारिश है वो वहीं पे होता है। आगे कह रहे हैं खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है और वहाँ के लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। ठीक है, तो इनका खान पीन आप देख के लिए कि केरल में लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। मच्छी भात लोग कहाँ खाते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, और यहीं से जो है क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, यानी कि क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है। क्या कह रहे हैं कि प्रश्न 7 में बताओ, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पे आप विचार करो और बताओ कि सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई और सबसे बाद की कौन सी घटना है। तो पहला कह रहे हैं वास्को डी गामा केरल आगमन, तो 1498 में आए थे। हालांकि आपको यहाँ पे डेट नहीं समझने की जरूरत है, अभी आपने सारे क्रम देखे हुए हैं तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कह रहे हैं संत थॉमस का भारत में ईसाई धर्म लाना, तो आज से 2000 साल पहले वो आए थे ना। फिर कह रहे हैं इब्न बतूता, तो आज से 700 साल पहले हमने देखा। फिर कह रहे हैं अरब और यहूदी व्यापारियों का केरल में आगमन, तो हमने देखा था ना कि सबसे पहले हमारे यहाँ अरब और यहूदी व्यापारी केरल में आए थे। तो पहला वाला यानी कि जो ऑप्शन 4 है वो सबसे पहले हो जाएगा, तो इसका उत्तर केवल एक से निकल आ रहा है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अरब और यहूदी व्यापारी आए, उसके बाद संत थॉमस भारत में आए, फिर तीसरे पे आप देखें कौन आया है, इब्न बतूता आए, फिर उसके बाद वास्को डी गामा 1498 में केरल आए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और क्या कह रहे हैं, और हाँ इतनी देर हो गई मैंने कहा ही नहीं, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और साथ में हमने अपने इसी चैनल पे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 से 8 तक कंप्लीट करा दी है, जिसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें, उससे आपकी हिस्ट्री की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखें, कह रहे हैं कि कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन और कारण फेवरेट जो है पोर्शन है सीटेट का। कथन क्या है कि भारत में विविधता में एकता पाई जाती है, सही बात है। फिर कह रहे हैं विभिन्न धर्म, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग सद्भाव से रहते हैं, एकदम सही बात है, इतनी देर से यही सब तो हम आपको बता रहे हैं। तो भैया इसका उत्तर ये हो जाएगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन 2024 में जो आया था जुलाई में एग्जाम सीटेट का, उसमें पूछा गया था, लेकिन इस तरह से नहीं पूछा गया था। हालांकि उस टाइम पे मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हुई थी। कह रहे हैं कि अनेकता में एकता का विचार किसने दिया, और उसमें क्या पूछा गया था, उसमें पूछा गया था कि अनेकता में एकता मुहावरा किसका है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देख लें, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर वल्लभ भाई पटेल जी। तो बताया है हमने पहले भी, फिर बता रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज, उसी में इनके द्वारा ये अनेकता में एकता का विचार दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ आप उसको अच्छे से देख भी लें।
कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब भारत की खोज में, इसी को कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि जो भारत की एकता है यानी कि भारतीय एकता, यह कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। ठीक है, इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमको दिया था। ठीक है, तो भारत में जो अनेकता में एकता का विचार है वो हमको किनके द्वारा दिया गया है, तो आप देखें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये, और हाँ ये देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो हमारा राष्ट्रगान लिखा गया है, जन गण मन अधिनायक जय है, यह भी भारत की अनेकता में एकता का प्रतीक है। ठीक है, तो इसका हमने आंसर देख लिया। तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से बन सकते थे। मैंने चैप्टर के हर सेगमेंट को कवर करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको लगे कि हाँ अभी आपको और अच्छे से नॉलेज लेने की ज़रूरत है, तो जो PDF है वो ये वाली PDF नहीं, जो PDF जिस PDF से मतलब जो चैप्टर है ना, चैप्टर 6 विविधता वाला, उसकी PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। आप उसको ज्वाइन करके रखें और वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। तो ये आज का पहला वीडियो है, यानी कि एक पॉइंट हमने कवर कर लिया हुआ है, टॉपिक सिलेबस का एक टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब कल जो है सिलेबस का दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग लगातार वीडियोस के साथ बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब लगातार जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।